लेट्स बिगिन टुडेज फर्स्ट वर्ड इज पैलिएट। पैलिएट क्या अर्थ क्या होता है? पैलिएट का मतलब होता है, पहली बात तो ये पैलिएट एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है कम करने से, या हम कहते हैं शांत करने से। हम ये भी कह सकते हैं इसको चुप्पी साधने से, घटाने से। मतलब देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स भी होते हैं पैलिएट के, जैसे ईज करना, आसान करना, रिलीफ करना, मतलब आराम मिल रहा है जिससे आपको, डिमिनिश, डिक्रीज, ये सब इसी से संबंधित, पैलिएट से संबंधित इसके अर्थ हैं। इट इज पॉसिबल, ये क्या है? संभव है। टू पैलिएट विदाउट क्योर, क्या करना? रिलीफ पाना, कम करना, बिना किसी इलाज के कोई भी पेन है उसको कम करना संभव है। ठीक है, ये से पैलिएट किसी को आराम पाने से हुआ है इसका यूज। यू कान पैलिएट योर ओन बैडनेस, और तुम क्या कर सकते हो? तुम अपनी जो बुराई है वो कम नहीं कर सकते। विद अदर्स बैड डीड, किसी और की बुराई की वजह से तुम अपनी बुराई को कम नहीं कर सकते। अगर कोई बुरा दूसरा कोई काम कर रहा है और तुमने भी गलत काम कर दिया तो फिर कोई डिफरेंस ही नहीं है ना। नेक्स्ट वर्ड इज पैल्पेबल। पैल्पेबल इन द सेंस, ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जो कि विशेषता बताता है, नाउन हो या प्रोनाउन है दोनों के, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका अर्थ होता है स्पष्ट होने से, या हम कह सकते हैं साफ या प्रत्यक्ष रूप से जो चीजें दिखती हैं, एकदम प्रेजेंटेबल होती हैं, आपको दिख रही हैं, या कह सकते हैं बहुत साफ तौर पे आप किसी चीज को पहचान सकते हैं। ऑब्जर्वेबल मतलब आप ध्यान से देख रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर आप उस चीज के ऊपर अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। रिकॉग्नाइजेबल, नोटेबल, एविडेंट। एविडेंट का अर्थ ही होता है स्पष्ट तौर से। ओके, द टेंशन बिटवीन एमी एंड जिम इज पैल्पेबल। वो जो टेंशन है, अब यहाँ पे ये एमी एंड जिम बेशक लिखा है, लेकिन जो टेंशन है इसके लिए इज आया है, ध्यान रखिएगा। तो जो टेंशन है एमी और जिम, उनके बीच में वो स्पष्ट तौर पे क्या है? दिखती है कि दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो गया होगा। हर जॉय, यस, हर जॉय वाज पैल्पेबल, और वो उसका जो खुशी है वो उसके व्यवहार में या उसके चेहरे पे आप देख सकते हैं कितनी वो खुश है। ओके, 553, इट इज कॉल्ड पैल्ट्री। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड पैल्ट्री। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है। इसका अर्थ क्या होता है? ये होता है बहुत ही तुच्छ कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं बहुत ही, मतलब नेगेटिव वर्ड है, मामूली कह सकते हैं, नगण्य कह सकते हैं, जिसके जैसा वैल्यू नहीं है। ठीक है, स्मॉल, पैथेटिक, मिजरेबल, ट्राइबल। मैंने आपको जैसे बताया, ये ट्राइबल का अर्थ ही होता है बहुत ही तुच्छ। She made some paltry excuse and left, और उसने बड़ा मामूली सा कोई बहाना बनाया और वो चली गई। Their paltry and insignificant level has always been considered, और उनका किस तरह का? तुच्छ और बहुत ही insignificant, मतलब जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, उस स्तर पर पहले ही क्या किया जा चुका है? उसको बहुत ही कंसीडर किया जा चुका है, मतलब उस पर पहले से ही विचार किया जा चुका है। कोई जन ने किसी भी काम के लिए अगर बाई चांस इंपॉर्टेंस नहीं दी, किसी कोई इंपॉर्टेंट काम है उसको सही तरह से नहीं किया, या अपने एक्शंस में वो इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ। ओके, देखिए अगर हम इस वर्ड को बोलेंगे तो इट इज कॉल्ड पेनिसिया। व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड पेनिसिया। ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ क्या होता है? रामबाण। हम हिंदी में बोलते हैं रामबाण का इलाज, मतलब सारी औषधियों के ऊपर एक चीज आप यूज कर लीजिए। ये क्या है? यूनिवर्सल क्योर, यूनिवर्सल रेमेडी, परफेक्ट सॉल्यूशन और मैजिक फॉर्मूला। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल से शब्दों में बताऊंगी यूनिवर्सल क्योर क्या होता है। अगर आप लोग स्पिरिचुअल हैं और बहुत अच्छे बिलीवर हैं, तो आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, आप किसी भी एस्पेक्ट में हो, तो एक रामबाण है और दैट्स गॉड। तो आप प्रेयर कीजिए, और प्रेयर ऐसी होनी चाहिए कि वो आपके और गॉड के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए लोगों के साथ में। तो वो आपके सारी जो प्रॉब्लम को क्या कर देगी? वो एकदम, वो होगा एक रामबाण का इलाज मेरे हिसाब से। ठीक है, देयर इज नो पैनिसिया फॉर द कंट्रीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और कोई भी देश की आर्थिक समस्याओं का कोई भी रामबाण का इलाज नहीं है। इलेक्शन अब देख ही सकते हैं, लोग अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं बड़े स्ट्रांगली। इट वॉज द यूनिवर्सल पैनिसिया फॉर अ ब्रोकन हार्ट, और क्या है? जो जिनका दिल टूट जाता है, हार्ट ब्रोकन जो लोग होते हैं, टूटे हुए दिल के लिए क्या है? ये एक तरह का क्या है? रामबाण का इलाज है। अब वो मुझे नहीं पता, कुछ भी सोच लीजिए, लोग अलग अलग तरह से टूटे हुए दिल को ठीक करते हैं। 555, इट्स कॉल्ड पैराडाइम। ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ क्या होता है? कोई भी तरह का नमूना, या कह सकते हैं हम मिसाल, या कहते हैं आदर्श, या कह सकते हैं उदाहरण। तो ये इसके ही सिमिलर मीनिंग है, जैसे मॉडल, हम कह सकते हैं पैटर्न, एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। कोई भी आप सिमिलर पैटर्न, एक चीज को किया जा रहा है या एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए, वॉर वॉज पैराडाइम ऑफ द इविल एंड डिस्ट्रक्टिव साइड ऑफ ह्यूमन नेचर, और जो युद्ध है वो जो ह्यूमन नेचर के बुरे और डिस्ट्रक्टिव साइड की क्या है? मिसाल है। मतलब अगर युद्ध हो रहा है तो ह्यूमन के डिसीजंस की बेसिस पे ही तो हो रहा है, किसी भी तरह का युद्ध हो रहा है। द न्यू पैराडाइम विल बी वेरी डिफरेंट एंड इनकम्पैटिबल विद द ओल्ड वन। अच्छा, जो नया उदाहरण है वो पुराने वाले से बिल्कुल ही क्या है? डिफरेंट है और इनकम्पैटिबल है, मतलब
क्या है, इनकम्पैटिबल को हम हिंदी में बोलेंगे असंगत है, जो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। 556 इट्स कॉल्ड पैराडॉक्स। ये एक तरह से कहा जाए पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच भी होती है। इसका अर्थ क्या होता है, जहाँ पे आपके अंदर दो तरह के थॉट्स, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स आते हैं ना, उनको हम बोलते हैं। ये क्या है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है विरोधाभास, या हम बोलेंगे मिथ्याभास हिंदी में। कॉन्ट्रोडिक्शन, इनकंसिस्टेंसी, पजल, मिस्ट्री, ये सब सारे वर्ड्स इसी के ही सिमिलर एग्जाम्पल है। इट्स अ वर्क फुल ऑफ पैराडॉक्स एंड एम्बिग्विटी। और ये जो काम है इसमें बहुत ज्यादा क्या कहा जाए, दो तरह की विचारधाराएं हैं। मतलब हमारे को कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ये वाला काम करूं, मैं या फिर दूसरा काम करूंगी तो अच्छा होगा। तो विरोध करने वाले जो थॉट्स आते हैं, और इसके साथ साथ क्या है, स्पष्टता नहीं। एम्बिग्विटी का मतलब होता है अस्पष्ट है। ओके, तो यहाँ पे पैराडॉक्स का यूज कैसे हुआ, विरोधाभास के तौर पे हुआ। पैराडॉक्स एंड आयरनी आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हर स्टाइल। क्योंकि मैंने आपको बताया ये क्या है, पैराडॉक्स क्या है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। जो राइटर्स जब लिखते हैं तो सारी फिगर ऑफ स्पीच का जब यूज करते हैं, इवन हम लोग जब लिखते हैं तो बहुत सारे राइटिंग स्टाइल्स को यूज करते हैं। तो जो पैराडॉक्स है और जो आयरनी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यंग, उसकी लिखने की क्या है, विशेषता है। मतलब कोई भी लेखिका है, या अगर आप खुद भी लिखते हैं तो इस तरह के वर्ड्स का यूज हुआ है। 557 इट्स कॉल्ड पैरोकियल। व्हाट इज इट, इट इज कॉल्ड पैरोकियल। ये क्या है, ये भी एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है मतलब संकीर्ण होना। संकीर्ण का कहते हैं बहुत ही सीमित रहना, बहुत ज्यादा एकदम ओपन माइंडेड नहीं रहना। ओके, नैरो माइंडेड, स्मॉल माइंडेड, पैटी। पैटी मतलब मैंने अभी पहले भी बताया था, पैटी मतलब होता है बहुत ही तुच्छ, क्लोज माइंडनेस। तो वहां पे हम इस पैरोकियल का यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप सीमित है दिमाग से, आपको रहना रहिए, लेकिन उससे दूसरे की लाइफ स्टाइल पे प्रॉब्लम नहीं हो। लोकल न्यूज़पेपर टेंड टू बी वेरी पैरोकियल। और लोकल न्यूज़पेपर जैसे होते हैं जो शहर में ही अपने ही होते हैं, जो अपनी ही स्टेट या अपनी ही जगह पे चलते हैं, उनको जो लोकल न्यूज़पेपर है वो क्या है, वो बहुत ही संकीर्ण होते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ अपने ही जगह की न्यूज ही छापी जाती है। दे नीड टू बी बेटर इन्फॉर्म्ड एंड लेस पैरोकियल इन देयर थिंकिंग। अच्छा, उन्हें बेहतर जानकारी देने के लिए, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, बेहतर जानकारी देने की, और कम संकीर्ण सोच रखने की। मतलब ज़्यादा छोटी सोच नहीं होनी चाहिए। 558 इट्स कॉल्ड पैरोडी, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है नकल करने से, या कोई ऐसी बात करते करते आप कोई व्यंग करते हैं जिससे हंसी आ जाए, या इसका अर्थ होता है हास्यानुकृति। ओके, सटायर, सटायर मतलब इसी में कंसीडर होगा स्केच, इमिटेशन, मॉकरी, किसी का मजाक उड़ाना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरोडी। ही अटैक्ड हर आइडियाज थ्रू पैरोडी। और उसने किस तरह से उस पर अटैक किया, या कह सकते हैं आक्रमण किया उसके विचारों पर पैरोडी के थ्रू। जैसे आजकल कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी होती है, वो इसी में बहुत अच्छे से लोग, मेरे को अच्छी भी लगती है, बड़े अच्छे से प्रेजेंट करते हैं लोग, और ये अपने आप में बहुत अच्छी आर्ट भी, अगर अच्छे से आप इसको यूज कर रहे हैं तो। शी हैज रिटन अ क्रूअल पैरोडी ऑफ हिज बुक। और उसने अपनी किताब की एक जो बहुत ही क्रूअल पैरोडी लिखी है, मतलब अच्छी नहीं बात लिखी होगी। 559 इट इज कॉल्ड पार्सिमोनियस। व्हाट इज इट, इट इज कॉल्ड पार्सिमोनियस। ये क्या है, ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है, जिस किफायती, मतलब जो बहुत ही ज्यादा खर्चीले नहीं होते हैं, अल्प व्यापी होते हैं। इसके साथ साथ इसको माइजरली मतलब कंजूसी में भी कंसीडर किया जाता है। अनजनरस, मीन, चीप। तो ये इसके सिमिलर मीनिंग्स है जो कि बहुत ही नेगेटिव लग रहे हैं। इट इज पार्सिमोनियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉसिबली कॉम्प्लेक्स थिंग। ये बहुत ही जटिल चीज का, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज का, कठिन चीज का बहुत ही किफायती रिप्रेजेंटेशन है। बड़ी मतलब ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ा, या कहा जाए बहुत ही सस्ते में निपटा दिया। शी इज टू पार्सिमोनियस टू हीट द हाउस प्रॉपरली। वो बहुत ही कंजूस है। किस बेसिस पे वो कंजूस है, घर को हीट करने के लिए। मतलब वो घर में जैसे अगर बहुत ठंडा है तो ठंड को कम करने के लिए वो हीटर का यूज नहीं करेगी, या और भी जो तरह के क्या कहा जाए फैसिलिटीज है उनका यूज नहीं करेगी। अगर आपके पास नहीं है दैट इज ओके, पर अगर आपके पास पैसे हैं उसके बावजूद भी आप नहीं कर रहे तो वहां प्रॉब्लम है। ओके, 560 आज का लास्ट वर्ड है, इट्स कॉल्ड पार्टिजन। व्हाट इज इट, इट्स कॉल्ड पार्टिजन। ये क्या है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ बहुत ही नेगेटिव होता है, जिसका अर्थ होता है जब हम कोई भी पार्शियल डिसीजन लेते हैं, कोई भी फेवर ओवर कर लेते हैं और तरफदारी करते हैं गलत चीज की। इसके सिमिलर मीनिंग से सपोर्टर, फॉलोअर, ये भी दोनों इसकी मीनिंग है। और इसके साथ साथ गोरिल्ला, फ्रीडम फाइटर, ये भी इसके दोनों मीनिंग्स है। दोनों ही नाउन है, तो मैंने दोनों को ही लिखा है। दोनों का यूज किस तरह से किया जाता है चलिए समझते हैं। अच्छा, गोरिल्ला क्या होता है, गोरिल्ला एक तरह का इंडिपेंडेंट जो ग्रुप होता है, जो इरेगुलर फाइट्स होती हैं उसमें अगेंस्ट जो लार्जर फोर्सेस होती हैं उनमें क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है लड़ाइयों में। ठीक है,
सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से इसमें कंसीडर किया गया गोरिल्ला का। ही इज क्लियरली टू पार्टिसन टू बी अ रेफरी, और वो एज अ रेफरी बनने के लिए स्पष्ट रूप से बहुत ही किस तरह से था, बहुत ही मतलब बिल्कुल भी तरफदारी एक साइड ही कर रहा था। पार्टिसन फाइटर्स, जो पक्षपातपूर्ण जो सेनानी थे, मतलब एक ऐसा ग्रुप था जो कि सिर्फ आंख बंद करके फॉलो कर रहा था, उस तरह के सेनानियों ने दुश्मन के खिलाफ किस तरह से लड़ाई लड़ी, सीक्रेटली लड़ाई लड़ी। मतलब ऐसा प्रेजेंट ही नहीं हुआ कि वो किस तरफ से लड़ रहे हैं, ऐसा लगता है वो हमारी तरफ है लेकिन वो थे दूसरी की तरफ से। इट इज कॉल्ड पेटेंट। ये एडजेक्टिव की तरह और नाउन की तरह दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। एडजेक्टिव की तरह कैसे, मतलब नाउन की जो विशेषता को बताता है या क्वालिफाई करता है उसको, उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है, तो ये एज एन एडजेक्टिव भी यूज किया जा सकता है। और अगर ये नाउन की तरह, नाम की तरह यूज हो रहा है, तो ये नाम की तरह भी यूज किया जा सकता है किसी भी। इसका अर्थ क्या होता है, अच्छा अगर हम इसको पेटेंट को नाउन की तरह यूज करेंगे तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, एक तो लाइसेंस होगा, दूसरा अर्थ होगा अधिकार दान पत्र, ठीक है। लेकिन अगर हम एडजेक्टिव की तरह से करेंगे तो इसका अर्थ होगा स्पष्ट, या कोई भी चीज को प्रकट करने से, या हम कहते हैं ना एविडेंट। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो लाइसेंस है या लीगल प्रोटेक्शन, ये एंड मीन्स नाउन, और ऑब्वियस, क्लियर और एविडेंट ये क्या है, ये है एज एन एडजेक्टिव है। दिए गए ये जो सेंटेंस हैं इनमें हम ये देखेंगे कि ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरह से मैंने ये एग्जांपल्स दिए हैं, सेंटेंसेस दिए, जिससे आपको पता लगे किस तरह से यूज हुआ है। इट वॉज अ पेटेंट लाई, अच्छा वो किस तरह का झूठ था, वो बिल्कुल ही स्पष्ट झूठ था। अब यहाँ पे जो ये अ पेटेंट लाई है, लाई के लिए, झूठ के लिए यूज हो रहा है, तो जो पेटेंट है ये क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा, और जो लाई है वो तो नाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे नाउन की तरह पेटेंट का यूज हुआ है, क्योंकि इससे पहले, पेटेंट से पहले किसका यूज कर दिया गया, आर्टिकल का यूज कर दिया गया। द पेटेंट रन्स आउट इन 3 years टाइम, और जो लाइसेंस है वो 3 साल के बाद क्या हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। पैटर्नल, ये क्या होता है, ये भी एक एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है जो नाउन की या प्रोनाउन के बारे में बताता है। अच्छा पैटर्नल का मतलब क्या होता है, जो फादर की साइड से होते हैं ना, पैतृक होते हैं, पिता से संबंधित होते हैं, उनको हम बोलेंगे। जिसमें जो सिमिलर मीनिंग्स है उसमें क्या आ जाएगा, एंसेस्टर, पैटर्नल, हेरिडिटरी, पैट्रिमोनियल, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग है। मतलब पिता की तरफ के जो पैतृक आते हैं, अगर हमारे अंदर गुण पिता की तरफ से आते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, पैटर्नल ट्रेट्स। He gave me a piece of paternal advice, और उन्होंने मुझे किस तरह की सलाह दी, जैसे पिता सलाह देते हैं उनकी तरह क्या दी, सलाह दी। My father wrote me a letter full of his paternal love for me, और मेरे पिता ने क्या किया, मुझे एक लेटर लिखा जिसमें उनका जो पिता का प्यार था, जो जितने उनके इमोशंस थे मेरे प्रति, वो सारे उस लेटर में लिखे हुए थे, जिसको पढ़ के वो फील कर सकते थे कि उसके फादर उसको कितना प्यार करते हैं। 563 इट इज पैथोलॉजी। व्हाट इज इट, इट इज पैथोलॉजी। ये क्या है, ये नाउन है जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है रोग, निदान या विकृति विज्ञान से। ये नाउन मतलब नाम की तरह से यूज होगा, जिसके सिमिलर मीनिंग्स क्या है, डायग्नोस करना, बीमारी को डायग्नोस करना, ओके, इवेलुएट करना, असेस करना, असेसमेंट के लिए असेसमेंट लिख दिया, और मैंने वैसे इसकी डेफिनेशन भी लिख दी थी। पैथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये क्या है, ये ब्रांच है मेडिकल साइंस की, दैट इज फोकस्ड ऑन द स्टडी एंड डायग्नोस ऑफ डिसीज, जो कि फोकस करती है या किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने में, निदान करने में मदद करती है। चलिए हम इस पैथोलॉजी को यहाँ पे यूज करते हैं। He earned a master's degree, मतलब जैसे बैचलर होती है, मास्टर्स होती है, उस तरह से डिग्री की बात हो रही है। उसने जो मास्टर्स डिग्री ली वो किस पैथोलॉजी में ली, उसने प्लांट पैथोलॉजी में लिया, ठीक है। द पोस्टमार्टम वॉज डन इन द पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, और जो पोस्टमार्टम था वो कहाँ पे हुआ था, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में हुआ था। 564 इट इज कॉल्ड पेट्रियार्क। व्हाट इज इट, इट इज कॉल्ड पेट्रियार्क। ये भी क्या है, नाउन है, जिसका अर्थ होता है वंश से या कुलपति, या जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे, या मुखिया होता है, सीनियर फिगर, हाउस फादर, हाउस होल्डर, हेरोफेंट, ये सब इसी के ही पेट्रियार्क के ही एग्जाम्पल हैं। मतलब जिनके अंदर, जैसे हेरोफेंट है, अगर हम देखेंगे तो जो लोगों को नॉलेज होगी उसको, उन लोगों को पता होगा, जो टैरो कार्ड्स रीडर्स वगैरह होते हैं उसमें हेरोफेंट का यूज इस वजह से होता है, जो लोग बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं, मतलब एक्सपीरियंस्ड होते हैं। हर पेट्रियार्क इज स्ट्रिक्ट विद हर, और जो उसके पिता हैं वो क्या है, उसके लिए क्या है, सख्त है। आवर ग्रैंडफादर वाज द फैमिलीज पेट्रियार्क, और जो मेरे दादाजी हैं वो क्या है, पूरी फैमिली के क्या है, मुखिया है, या वो कुलपति, बहुत बड़े हैं मेरे दादाजी। 565 इट इज कॉल्ड पेट्रिशियन। ये क्या होता है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है कुलीन से, रईस से, या अमीर से, अमीर जो लोग होते हैं उनसे होता है, ठीक है। तो इसके सिमिलर मीनिंग क्या होते हैं, एन एस्ट्रोक्रेट और नोबल मैन, ये नाउन है, ठीक है। लैंड ओनर भी नाउन है, मतलब जमींदार,
लेकिन ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव है। हाई बॉर्न और वेल बॉर्न, तो ये क्या होंगे, जो कि नोबल मैन की विशेषता बताते होंगे। द ओल्ड पेट्रिशियन वॉज बरीड इन द फैमिली वॉल्ट। वॉल्ट का मतलब होता है जो गुम्बद होते हैं ना, तो जो ओल्ड पेट्रिशियन था तो उसको क्या किया गया, वो उसको फैमिली के ही गुम्बद में दफनाया गया। ही लुक टॉलर मोर पेट्रिशियन, और वो बहुत लंबा था और सबसे ज्यादा ऐसा देखने में ऐसा लगता था जैसे कि बहुत अधिक रईस फैमिली का हो, बहुत ही किस तरह का हो, बहुत ही अमीर। देखने में कभी कभी कुछ लोगों की पर्सनालिटी इतनी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं देख करके लोग, देखने में वो बहुत रईस फैमिली का लग रहा था। 566 इट इज कॉल्ड पैट्रोनाइज। ये क्या है, ये एक वर्ब है जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है संरक्षण करने से या किसी भी चीज की रक्षा करने से कह सकते हैं, या होता है किसी की सहायता करने से, जिसके सिमिलर मीनिंग्स आप देख सकते हैं। डिफेंस, डिफेंस माने ही रक्षा होता है। हेल्प करना, एड करना, फर्स्ट एड बॉक्स क्यों होता है, मदद की जाती है ना उसमें। प्रोटेक्ट करना, तो ये सब किसके सिमिलर मीनिंग्स है, पैट्रोनाइज के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। डोंट पैट्रोनाइज मी, मुझे क्या करो, ज्यादा मेरी मदद मत करो। आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं क्या नहीं हूं, मैं बच्चा नहीं हूं। किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है उसकी मदद की जाए, इंडिपेंडेंट ज्यादा होते हैं वो लोग। वी पैट्रोनाइज आवर नेबरहुड स्टोर्स, और हम लोग क्या करते हैं, हम अपने जो पड़ोस के नेबरहुड के जो स्टोर्स हैं उनकी क्या करते हैं, उनकी दुकानों की मदद करते हैं। जो स्टोर्स होते हैं उनकी हम क्या करते हैं, मदद करते हैं। 567 इट इज कॉल्ड पॉसिटी। व्हाट इज इट, इट इज कॉल्ड पॉसिटी। ये क्या है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है किसी भी तरह की कमी से या अभाव से, या हम कह सकते हैं बहुत ही कम, न्यूनता, उससे कह सकते हैं। स्कैर्सिटी, डर्ट, शॉर्टेज, फैमिन, किसी कोई भी तरह की अकाल पड़ जाने से, सूखा पड़ जाने से, या कोई कमी हो जाने से होता है, ठीक है। पॉसिटी ऑफ फ्रूट वॉज कॉज बाय द ड्रॉट, और जो फलों की कमी थी वो किसकी वजह से थी, वो सूखे पड़ने की वजह से। ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। देयर इज अ पॉसिटी, और वहां पे देखिए, यहाँ पे ये भी क्या है, नाउन है ना, नाउन की तरह यूज हो रहा है, आर्टिकल यूज हो रहा है ना पहले। तो यहाँ पे लिखा है देयर इज अ पॉसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, और किसकी कमी है, जानकारी की कमी है। ऑन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ मेनी कॉस्मेटिक्स, जो बहुत सारे जो कॉस्मेटिक्स के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी जानकारी की क्या है, कमी है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से यूज किया। नेक्स्ट वर्ड इज 568 इट इज पैकेडिलो। ये क्या है, ये भी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है मामूली सा कसूर होने से, या बहुत ही कम दोष होने से, या हम बोल सकते हैं अवगुण होने से। माइनर ऑफेंस, पेटी ऑफेंस मतलब तुच्छ, कोई भी गलती हो गई, बहुत ही कम मामूली सी है। मिसडीड, या हम कह सकते हैं एरर। तो ये सब किसके सिमिलर मीनिंग्स है, पैकेडिलो के। हम लोग अब पैकेडिलो को यूज करते हैं, नहीं यूज करते हैं, पर हम जब रीडिंग कोई भी अगर आर्टिकल आ रहा है, या अगर हम कोई भी इंग्लिश में जो हम ज्यादा अच्छे से हम पढ़ रहे हैं, तो इस तरह के डिफिकल्ट वर्ड्स नॉर्मली बातें आते ही हैं। तो हम सोचते हैं इतना डिफिकल्ट वर्ड है, पर अगर उसका अर्थ समझेंगे, अगर हम उससे कंप्लीटली अगर हम टच में रहते हैं वोकैब के, तो हम उसको आसानी से यूज करना भी सीखते हैं। तो पैकेडिलो का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कोई भी छोटा सा अगर आप एरर हो जाता है उसको हम बोलेंगे, सिंपली लैंग्वेज में बताएं। द पब्लिक इज विलिंग टू फॉरगिव हिम फॉर हिज पैकेडिलोस, और जो पब्लिक थी, जो जनता है, वो क्या है, वो उस मामूली से कसूर के लिए उसे क्या करने देती है, उसे माफ करने को तैयार है, कोई भी गलती हो गई होगी किसी से भी। तो बस यहाँ पे हमें पता चला कि पैकेडिलो का यूज किस तरह से हुआ है, ऐसा नाउन यूज हुआ है। ही जस्ट फ्लाइड इनटू रेज एट सच अ पैकेडिलो, और वो ऐसे छोटे से कसूर पर क्या हो गया, वो एकदम गुस्से से रेज में भर गया, मतलब बहुत तेज उसको गुस्सा आ गया। कोई किसी से गलती हो गई होगी तो उस छोटी सी गलती की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। 569 इट इज कॉल्ड पेंडेटिक। व्हाट इज इट, इट इज कॉल्ड पेंडेटिक। ये क्या है, ये भी एक नाउन है जो बहुत ही विद्वान लोग होते हैं, स्कॉलर होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है पंडिताओं या पांडित्यपूर्ण, मतलब जिनकी बुद्धि बहुत ही किसी भी काम में बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। प्रिसाइज, एग्जैक्ट, मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब होता है बहुत ही बारीकी से किसी चीज की बहुत अच्छी विद्या प्राप्त कर लेते हैं, या उसमें बहुत अच्छे स्किलफुल होते हैं। स्कॉलस्टिक, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पेंडेटिक बोलेंगे। अच्छा, हम लोग देखते हैं, ये 2 एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं और इसमें हम पेंडेटिक को यूज करते हैं। ये मुझे बहुत अच्छे एग्जांपल्स लगे, इस वजह से मैंने लिखा। हिज लेक्चर वाज सो पेंडेटिक, और जो उसका लेक्चर था वो बहुत ही ज्ञान से भरा हुआ था, लेकिन कैसा था, एंड अनइंटरेस्टिंग। क्योंकि ज्ञान से ज्यादा भरा हुआ था, इसलिए जरूरी थोड़ी ना सबको समझ में आ जाए, सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगे। क्योंकि इंटरेस्ट, जो रुचि आती है, वो बहुत ज्यादा, अगर आप, मैं खुद इस चीज को समझती हूँ, अगर बहुत ज्यादा अगर आप किसी चीज की नॉलेज रख लेते हैं, तो आपका इंटरेस्ट या तो बहुत अच्छा, आप उस क्षेत्र पे बहुत अच्छा काम करेंगे, या आपको लगेगा कि बहुत मोनोटोनस सा भी हो जाता है। हर बुक इज इंफॉर्मेटिव एंड स्कॉलर बट नेवर पेंडेटिक। अच्छा, जो उसकी बुक है वो कैसी है, बहुत ही जानकारी भी है और बहुत ज्यादा जिसमें विद्वतापूर्ण है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंस है, बट नेवर पेंडेटिक। पर वो क्या नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा पांडित्यपूर्ण नहीं है,
मतलब बहुत ओवर, किसी भी चीज को एकदम मेटिकुलसली चीजें नहीं उसमें दी हुई हैं। और आज का लास्ट वर्ड है पेडिस्ट्रियन। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है जो लोग पैदल चलते हैं ना, और इसके साथ साथ जो ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होते, जो गैर दिलचस्प होते हैं, डल, बोरिंग, ठीक है, अनएक्साइटिंग, अनइंटरेस्टिंग, ये सब। और इसके साथ साथ जो पैदल चलने वाले होते हैं उनको भी हम बोलेंगे। तो यहाँ पे दोनों तरह से देखते हैं कि जो उसकी स्पीच है, हिज स्पीच वाज सो लॉन्ग, उसकी स्पीच बहुत लंबी थी और बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत डल, बोरिंग सी हो गई थी, क्योंकि बहुत लंबी स्पीच थी, इस वजह से ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। द स्पीडिंग कार barely missed द पेडिस्ट्रियन। और जो तेज रफ्तार की, जो स्पीडिंग कार मतलब जो तेज रफ्तार की जो कार है, वो पैदल चलने वाले से क्या है? मुश्किल से छूट गई, ठीक है, barely miss मतलब मुश्किल से छूट गई। 571 इट्स कॉल्ड पेजोरेटिव। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड पेजोरेटिव। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है? जो कि नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अपमानजनक, बहुत ही किसी को अंदर से ह्यूमिलेशन फील हो उसके लिए कहते हैं, या निंदापूर्ण। जैसे डेरोगेटरी, कहते हैं डेरोगेटरी रिमार्क पास कर दिए, मतलब डेरोगेटरी रिमार्क पास करने का मतलब क्या होता है कि हम किसी को इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब्यूजिव, आउटरीचेस, डिग्रेडिंग, किसी को नीचा दिखा रहे हैं। और शब्दों में नहीं, कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हम एक्शंस में बहुत गंदे हो जाते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए सभी के साथ बहुत ही सम्मान पूर्वक हमारे अंदर इतना अच्छा, चाहे आप कोई भी रिलीजन के हो, कोई भी कास्ट के हो, किसी भी तरह के हो, फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अ गुड ह्यूमन, द बेस्ट पर्सन, दैट इज द बेस्ट क्वालिटी विच वी शुड हैव। तो हम अपने आप को इस चीजों से, इन तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इन चीजों से खुद को मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा खुद को दूर रखें, ना खुद होकर के किसी को इस तरह का व्यवहार करें, और ना किसी का मिसबिहेव गलती से भी टॉलरेट करें। दोनों ध्यान रखिएगा, ये दोनों होने जरूरी है। चलिए इस वर्ड को हम इसमें सीखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द न्यू टर्मिनोलॉजी विल क्विकली बिकम पेजोरेटिव। और न्यू टर्मोलॉजी, टर्मोलॉजी मतलब होता है वोकैबुलरी, मतलब शब्दावली जो होती है वो क्या हो जाएगी? वो बहुत जल्दी कैसे हो जाएगी? बहुत ही निंदापूर्ण हो जाएगी, मतलब बहुत जल्दी इसकी बुराई कर दी जाएगी, ठीक है। आई एग्री, आई एम एम्बिशियस। और मैं ये बात मानता हूं कि मैं कैसा हूं? बहुत ही कैसा हूं? महत्वाकांक्षी हूं। मुझे अपने मतलब लोग होते हैं ना एम्बिशियस, जो बहुत होते हैं। एंड आई डोंट सी दैट एज अ पेजोरेटिव। और मैं इस चीज को बिल्कुल भी अपमानजनक नहीं मानता हूं। महत्वाकांक्षी होना मुझे बिल्कुल भी अपमानजनक नहीं लगता है। 572 इट्स कॉल्ड पेंचेंट। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड पेंचेंट। ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है झुकाव से या किसी भी प्रकार की रुचि से। अगर हमारी किसी के लिए इच्छा है या लगन है या कोई भी आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, उसको हम बोलेंगे लाइकिंग, फॉन्डनेस, प्रेफरेंस और टेस्ट। ये सब इसके सिमिलर मीनिंग है इंग्लिश में। और अब हम इस पेंचेंट को एग्जाम्पल में सीखेंगे। शी हैज अ पेंचेंट फॉर शैंपेन। और उसको किस चीज की इच्छा थी, किस चीज का शौक है? उसको शैंपेन का, जो शैंपेन पीते हैं ना, ड्रिंक होता है, उसका क्या है? शौक, या उसको इंटरेस्ट है उसको। 573 इट इज कॉल्ड पेनिटेंट। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड पेनिटेंट। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है किसी भी चीज का कोई पश्चाताप करता है, रिपेंटेंट करता है, उसको बोलेंगे। और किसी भी तरह के पछतावे को बताता है। कोई भी व्यक्ति जब किसी भी चीज का रिग्रेट करता है, रिपेंटेंट, कॉन्ट्राइट, क्रिमिनियस, ये इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं। चलिए एग्जांपल में देखते हैं। शी इज डीपली पेनिटेंट। और वो क्या है? बहुत ही उसको पछतावा है या बहुत ही पश्चातापी है। फिल, फिल इज अ नेम हियर, was trying hard to look penitent। और वो क्या दिखने की कोशिश कर रहा था? जैसे वो बहुत ही पश्चाताप कर रहा है या बहुत ही तौबा कर रहा है। मतलब दिखने की कोशिश कर रहा था, तो रियलिटी में पश्चाताप नहीं कर रहा होगा। पेंसिव, पेंसिव का मतलब क्या होता है? ये एक तरह का क्या कहा जाए, एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसमें उदासी आती है, जिसमें चिंता आती है, स्ट्रेस आता है, या आप खुश नहीं होते हैं। इनडिफरेंट, एफर्टलेस, डिसइंटरेस्टेड और फ्रिजिड, ये सभी इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। द वुमन in this painting has a pensive smile। और जो वुमन है, जो फोटो है, कोई भी पेंटिंग है, उसमें एक औरत है, उसकी जो स्माइल है उसको देख के लग रहा है कि वो अंदर से क्या है, कैसी है? उदास है। He looked suddenly pensive। और वो अचानक से कैसे दिखने लगा? जैसे वो बहुत ही क्या है? उदास है या चिंता में है। 575 इट इज कॉल्ड peremptory। ये क्या होता है? स्पष्ट या किसी भी तरह का आज्ञा देना। किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। क्लियर, एप्रेंट, डिक्टेटोरियल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब
ज्यादा इधर उधर नहीं, एकदम जो आपको अपनी बात रखनी है एकदम सीधे सीधे, कहीं तक इसका यूज एज इंस्ट्रक्शन हो रहा है जहाँ पे हम आदेश दिए जा रहे हैं उस तरह से हम कर सकते हैं। क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो ये नाउन और प्रोनाउन को क्या करेगा, क्वालिफाई मतलब उनकी विशेषता को बताएगा। ही स्टार्टेड इशूइंग परemptory इंस्ट्रक्शंस, और उसने क्या किया, देखिए यहाँ पे ये जो व्यक्ति है उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने अनिवार्य निर्देश जारी कर दिए। अनिवार्य निर्देश जो कंप्लीटली आपको फॉलो करने हैं, वो निर्देश को क्या करना है, इशू कर दिया। He made a peremptory order, और उसने क्या किया, बहुत ही स्पष्ट रूप से इंस्ट्रक्शन दिया या ऑर्डर दिया। 576 इट इज कॉल्ड पेरेनियल। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड पेरेनियल। ये भी क्या एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है चिरस्थायी, नित्य, या कॉन्स्टेंटली कह सकते हैं, जो लगातार होता रहता है या जो बिल्कुल अंत तक होता है। एवरलास्टिंग, इंड्योरिंग, इटर्नल, कांस्टेंट, ये सब इसके ही सिमिलर मीनिंग है। मिकी माउस सभी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता आई डोंट नो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत ही फेमस शो रहा है। जब मैं छोटी तो बहुत ही फेमस था, और आज भी अगर हम देखेंगे तो उतना ही अच्छा लगेगा लोग, बच्चों को तो या लोगों को भी। तो जो मिक्की माउस है वो किस तरह का शो है या किस तरह का फेवरेट है, वो हमेशा के लिए फेवरेट है, सब लोगों के लिए। आई वंडर, और मैं क्या करता हूँ, मुझे आश्चर्य होता है, एट हर पेरेनियल यूथफुलनेस, उसकी हमेशा की किस क्या से युवा अवस्था को देख करके वो हमेशा कैसे लगती है, एकदम यंग लगती है, उसको देख करके मुझे बड़ी यही आश्चर्य होता है। 577 इट इज कॉल्ड परफिडी। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड परफिडी। ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है नमक हरामी करना, गद्दारी करना, बेवफाई करना। अब वो जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े ही पर्सपेक्टिव पे हो जाए। हाँ, अगर हम छोटा सा झूठ बोल देते हैं, किसी के साथ मैनिपुलेशन कर जाते हैं अपनी बात को, या कोई भी गंभीर चीज को छुपा लेते हैं, तो वो चीज क्या होती है, वो इसमें ही कंसीडर की जाएगी, गद्दारी में, बेवफाई में, या तरह के झूठ में, धोखे में। डुप्लिसिटी, डिसीट, डिसलॉयल्टी, इनफिडिलिटी, ये सब इसी के ही सिमिलर क्या है, मीनिंग है। द नॉलेज ऑफ द हर्सवुड परफिडिटी वुंडेड हर लाइक अ नाइफ, और जो उसको ज्ञान पता चला था या उसको कोई भी बात पता चली थी हर्सवुड के बारे में, उसने उसको कैसे कर दिया, जैसे कोई चाकू किसी को एकदम चीर देता है ना, इसी तरह से वो अंदर से इमोशनली कंप्लीटली खत्म हो गई, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि उसने उसको झूठ बोल दिया या उसको गद्दारी कर दी उसके साथ। शी न्यू, यहाँ पे एस कैपिटल होगा, शी न्यू ही वॉज मैरिड, और वो ये जानती थी कि वो क्या है, शादीशुदा है। एंड एंग्रीड, और वो गुस्से में भी था, एट हिज परफिडी, और वो उसकी बेवफाई पर क्या थी, बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। 578 इट इज कॉल्ड परफंक्टरी। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड परफंक्टरी। ये क्या भी क्या है, एडजेक्टिव है जिसका होता है अर्थ असावधान, बेपरवाह होना, किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ना, किसी के लिए केयर नहीं दिखाना, किसी भी चीज को लेकर के इंडिफरेंट हो जाना, ज्यादा अटेंटिव नहीं होना, शैलो होना, सरफेस होना। तो ये सब किसके सिमिलर मीनिंग से परफंक्टरी के हैं। She gave him a perfunctory smile, और वो क्या देती है उसको, बहुत ही शो करने वाली, एकदम ध्यान ना देकर के ऐसी स्माइल देती है, देख के ही लग रहा होता कि ज्यादा अटेंटिव नहीं है। The applause was perfunctory। अच्छा, यहाँ पे तालियों की गूंज है, जो बिल्कुल बेपरवाह होकर के लोग तालियां बजा रहे हैं, किसी ने कोई बहुत अच्छा काम किया होगा, इस वजह से बज रही है तालियां। 579 इट इज कॉल्ड पेरिफेरी। पेरिफेरी क्या होता है, कोई भी चीज, जैसे मैथ्स में क्या बोलते हैं उसको, परिधि बोलते हैं, सर्कल की परिधि पेरिफेरी होती है। और भी हम ये भी बोल सकते हैं, ज्योग्राफी में भी इसका यूज होता है, जब हम ग्लोब होता है, ग्लोब के चारों ओर की जो पेरिफेरी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो इस घेरे के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं किसी भी चीज के ऊपर के जो घेरे होते हैं उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एज अ जर्नल टर्म पेरिफेरी का यूज होगा। तो देखते हैं किस तरह से यूज हो रहा है। सर्कमफ्रेंस, कंपास, रिंग। कंपास तो आपने देखा, मैंने मैथमेटिक्स का एक एग्जांपल अभी आपको बताया। रिंग, सर्किट, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। अब यहाँ पे इसको जर्नल टर्म में कैसे सीखेंगे, होम्योपैथी, जो कि मेडिकल टर्म से रिलेटेड है, इज ऑन द पेरिफेरी ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस। जो होम्योपैथी है वो चिकित्सा जो प्रैक्टिस है, जो मेडिकल प्रैक्टिस है, उसकी परिधि पर ही है। द आइडियाज आर ऑल्सो एक्सप्रेस्ड बाय माइनर पोएट्स ऑन द पेरिफेरी ऑफ द मोमेंट। और जो आंदोलन हो रहा था उसके बारे में जो मेजर सिर्फ पोएट्स वगैरह ने नहीं, बल्कि जो माइनर पोएट्स ने, उन्होंने भी अपने विचारों को आंदोलन के लिए, कोई भी तरह का मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया, न्यूज वगैरह है, लेकिन आज से कई सालों पहले किस तरह से लोग अपने गुस्से को व्यक्त करते थे, तो या कोई भी तरह का गलत काम हो रहा होता था, या देश में कोई चीज, तो लोग लिख लिख करके पैम्फलेट्स के थ्रू और अपने आइडियाज को पोएम्स के थ्रू तो वो पब्लिश कराते थे, जिससे लोगों में अवेयरनेस होती थी। ठीक है। 580 इट इज द लास्ट वर्ड। ये क्या है, परजुरी। इसका अर्थ होता है
झूठी गवाही देना, किसी भी तरह की झूठी साक्षी देना, नमक हरामी करना, गॉसिप करना, नेगेटिव बातें करना। आजकल बहुत शोज ऐसे चल गए हैं, मूवीज ऐसे चल गए हैं, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम। क्योंकि आप जितनी नेगेटिविटी, स्पेशली अगर यूथ को देखें, यूथ को इन्फ्लुएंस करने के लिए इतनी नेगेटिव चीजें हो गई हैं कि अगर आप देखते ही रहते हैं या आपका कोई इस तरह का नेगेटिव शौक है, तो उससे आपका मेंटल पीस जाएगा और डेफिनेटली जाएगा। और उसकी वजह से क्या होता है, इंसान झूठ बोलना बहुत आसानी से सीख जाता है। कुछ ऐसे ऐसे ट्रेट हमारे अंदर डेवलप हो जाते हैं जो हमें लगता है कि ये तो सब लोग करते हैं, और जो कि बहुत ही गलत चीज है। सब लोग जो भी करते हो, आप अपनी जिंदगी को एक अच्छे एग्जाम्पल की तरह रखिए, एंड टिल द एंड ऑफ लाइफ उस एग्जाम्पल को दुनिया के सामने मत प्रूव कीजिए कि आप कितने अच्छे हैं। आप सिर्फ इसलिए जानती है क्योंकि आप खुद अंदर से किस तरह की चीजों में कितने फेयर हैं, कितने बैलेंस हैं, गॉड के सामने आपको कॉन्फ्रंट करना है। तो आप इस चीज का बहुत ध्यान रखिए। जो कि मेरा अपनी जिंदगी में अगर किसी को कुछ अच्छी चीज सिखाने का हो, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट योर डीड्स। सो लेट्स लर्न मोर एग्जाम्पल, फॉल्स एविडेंस, फॉल्स टेस्टिमनी, फेक एविडेंस और डिसलॉयल्टी। मतलब कुछ है नहीं, आपने गलत क्या कर दी, एविडेंस बना दी है। जो कि आजकल अगर आप देखें तो बड़े आसान शब्दों में लोग बड़े ही गलत तरह से, मैंने देखा है, गलत करते हैं और बड़े एकदम उनको उस चीज का मलाल भी नहीं होता कि हमने कोई गलत काम किया, और वो फॉल्स एविडेंस बना रहे हैं किसी के खिलाफ और कह रहे हैं नहीं सब लोग करते हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज है, सब लोग कर रहे हैं जिस तरह से। प्लीज डोंट फॉलो इट, ब्लाइंडली वर्ल्ड के पीछे मत दौड़िए। हॉल, यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम है, वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ परजुरी, और उसको क्या, किसका गिल्टी पाया गया, उसको झूठी गवाही देने का दोषी पाया गया था। दे ट्राई टू परस्यूड हर, और उन्होंने क्या कोशिश की, उसको बहलाने की कोशिश की, उसको मनाने की कोशिश की। किस चीज के लिए, टू कमिट परजुरी, कि वो किसी के व्यक्ति के खिलाफ झूठी गवाही दे। मैं आपको बहुत ही अच्छे शब्दों में बता दूं कि बाइबल में तो 10 कमांडमेंट्स हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में 10 कमांडमेंट्स हैं मोसेस की, उसमें क्लियरिटी से ये चीज लिखी हुई है कि आपको कभी किसी के लिए झूठी गवाही नहीं देनी है। क्योंकि अगर आपने, क्योंकि आपकी गलत बयानबाजी का या आपकी गॉसिप का या आपकी नेगेटिविटी का या आपने छल दिया किसी को, किसी की जिंदगी पे नेगेटिव असर पड़ गया, तो ये याद रखिएगा आपसे गॉड हिसाब लेंगे, और वो बहुत ही ज्यादा आपको देने में तकलीफ हो जाएगी, और आप फिर कहेंगे कि मेरे साथ नेगेटिव हो क्यों रहा है। सो टुडेस फर्स्ट वर्ड इज 581, इट इज कॉल्ड प्रीमिएट। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड प्रीमिएट। अब प्रीमिएट का जो सिमिलर मीनिंग्स हैं उनको हिंदी में और एक जर्नल टर्म में सेंटेंस के थ्रू हम इसको समझेंगे प्रीमिएट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता हो कि ये प्रीमिएट एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरह से यूज किया जाएगा। तो इट इज अ वर्ब जिसका अर्थ होता है व्याप्त करना, मतलब जर्नल टर्म पे बता रही हूँ। और चूना, चूना मतलब जैसे किसी चीज को रिसना होता है ना, बूंद बूंद कर टपकने को भी कह सकते हैं, या घुसना, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। सीप, लीक, ड्रिप, ड्रिबल, दीज ऑल आर द सिमिलर मीनिंग्स। आप इसको जर्नल टर्म पे किस तरह से समझेंगे, इसको हम समझेंगे इन एग्जाम्पल्स के थ्रू। रेसिज्म कंटिन्यूज टू परमेट आवर सोसाइटी, और जो रेसिज्म है जिसको हम बोलेंगे, जिसमें रंग भेद की नीति होती है ना, जो रंग भेद से रिलेटेड होता है, हमारी कॉम्प्लेक्शन से रिलेटेड होता है, या नस्लवाद हमारे सब समाज में क्या है, व्याप्त है। तो यहाँ पे प्रीमिएट का यूज एज अ जनरल टर्म किस तरह से हो रहा है, व्याप्त है। मतलब समाज में देखा जाता है कि लोगों को किस तरह से जज किया जाता है उनके कलर कॉम्प्लेक्शन में। सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, ऑल ओवर टर्म की बात कर रही हूँ। टेरर सेम टू प्रीमिएट द वेरी ईयर, और जो आतंक है वो क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे वो हवा में ही आतंक कंप्लीटली छा गया है या व्याप्त हो गया है। ओके, या हम कह सकते हैं घुस गया है। 582, इट इज कॉल्ड परनिशियस। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड परनिशियस। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है, हानिकारक, मतलब बहुत ही नुकसानदायक, जो बहुत ही घातक होता है, डैमेजिंग, हर्टफुल, डेडली, फैटल, फैटल माने होता है बहुत घातक। तो ये इसके सिमिलर मीनिंग्स है। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एजिज्म इज इक्वली ऑफेंसिव। अच्छा, जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती है तो ये उतना ही ऑफेंसिव हो जाता है अगर इसको बुली की तरह से, मतलब अगर हम किसको बहुत ही क्रिटिसिज्म के वे में देखेंगे, जिसकी भी एज बढ़ रही है उसको बुली किया जा रहा है या नेगेटिविटी उसके लिए फैलाई जा रही है, तो वो उतना ही ऑफेंसिव है, वर्ड है, उतना ही आक्रामक है और उतना ही हानिकारक है जितना कि सेक्सिज्म है, जितना कि लिंगवाद है। मतलब हमारे समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जो आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो हम सोच सकते हैं कि ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले से समाज में बहुत सारी चीजें नई नई डे टू डे लाइफ में बढ़ती हैं। और मैंने देखा है कुछ कुछ ऐसी आजकल लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है जिसको हम यूज टू नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग यूज टू नहीं होते हैं, पर जो दूसरी सोसाइटी के लोग अगर यूज टू हैं तो दूसरों को उस नजरिए से, अच्छे नजरिए से लोगों को ट्रीट नहीं किया जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड चेंज आवर नजरिया। हमें अपने नजरिए को बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोचने की जरूरत है कि किसी को हम उसके इमोशंस को ना ही एजिज्म की वजह से ना ही सेक्सिज्म की वजह से हर्ट नहीं होना चाहिए कोई भी व्यक्ति, और कोई अपनी पर्सनल चॉइसेस में भी बिल्कुल भी हम किसी को जज ना करें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वी कैन डू फॉर एनीवन।
वी आर सो इजली लेड टू पर्निशियस सॉल्यूशन, और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम बहुत आसानी से हानिकारक समाधानों की ओर अग्रसर हो जाते हैं। 583 इट इज कॉल्ड परक्यूसेट। ये क्या है, ये एक नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ना एडजेक्टिव है ना वर्ब है, ये क्या है, नाउन है, जिसका अर्थ होता है ऊपरी फायदा या अधिक लाभ होना, मुनाफा हो जाता है ना, उसको हम बोलेंगे। एक्सेस प्रॉफिट, रूटीन, रूटीन का अर्थ क्या हो जाएगा, जो सामान्य तौर पे होता है उसको बोलेंगे, या ज्यादा मनी, लॉट मनी। तो अब परक्यूसेट को हम एग्जांपल में समझते हैं। दे आर रिवॉर्डेड इन पे एंड परक्यूसेट्स, और उन्हें किस तरह से पुरस्कृत किया जाता है, वेतन को देकर के, उनको ताकत को देकर के, और उनको एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको देकर के उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, मतलब उनको पुरस्कृत किया जाता है। She gets various perquisites in addition in her wages, और उसको अपने जो उसका वेजेस का मतलब होता है जो तनख्वाह होती है, जो वेतन होता है उसमें, उसके अलावा भी बहुत अलग तरह की क्या मिली हुई है, अलग फायदे मिले हुए हैं, अलग सुविधाएं मिली हुई हैं। तो यहाँ पे अलग फायदे के लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है परक्यूसेट का। ओके, 584 पर्टिनेंट, व्हाट इज इट, इट इज पर्टिनेंट। ये क्या है, एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है उचित, योग्य से, प्रॉपर, रीजनेबल, क्वालिफाइड, एलिजिबल, मतलब किसी चीज के योग्य है। He asked me a lot of my pertinent question, और उसने क्या पूछा, उसने मुझसे बहुत सारे उचित सही क्वेश्चंस पूछे। The expert made some pertinent comments on the scheme, और जो एक्सपर्ट है उन्होंने क्या किया, एक्सपर्ट का मतलब विशेषज्ञ, किसी भी चीज में जिसको महारत हासिल होती है, जो ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने क्या किया, पर्टिनेंट कमेंट दिया, उचित कमेंट दिया किसी भी स्कीम पर, कोई भी ऑन द स्कीम, जो स्कीम थी उस पर बहुत ही सही तरह की योजना, स्कीम मतलब होता है योजना पर बहुत उचित कमेंट किए। पोर्ट्रोब, व्हाट इज इट, इट इज कॉल्ड पोर्ट्रोब। ये क्या है, ये एक वर्ब है जिसका अर्थ क्या है। अब देखिए हम लोग वैसे पोर्ट्रोब का यूज तो नहीं करते, लेकिन डिफिकल्ट वर्ड में पोर्ट्रोब का यूज किया जा रहा है। तो व्हाट इज द मीन ऑफ दिस, इट इज स्टर्न, डिस्कम्पोज, रफल, हैरेस, ये इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स है। जैसे हरेसमेंट होता है, हैरेस करना होता है, किसी को डरा देते हैं जब, या इंसान को किसी के साथ मिसबिहेव होता है तो उसको हैरेसमेंट किया जा रहा है, चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो। ओके, तो इसके हिंदी में अर्थ क्या होता है, परेशान करना या घबरा देना, है ना। और रफिल का अर्थ होता है जैसे चिड़चिड़ाने से। डिस्कम्पोज का मतलब होता है कि इंसान ज्यादा काम नहीं हो पा रहा, कंपोज पोजीशन में नहीं है। माई अनएक्सपेक्टेड अराइवल डिडंट परटर्ब हिम इन द लीस्ट, और मेरा एकदम अचानक से उसके मतलब किसी के घर पे जाना उसको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, उसको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई कि मैं अचानक से उसके घर पहुंच गया, तो उसको भी आप इस तरह से समझ लीजिए कि मैं उसके घर पहुंच गया तो वो बिल्कुल भी घबराया नहीं। वेरी फ्यू इवेंट्स आर एबल टू पर्टर्ब, और बहुत कम घटनाएं हैं जो परेशान करने में, मतलब जो जिसकी वजह से पूरा एंड इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, जो पूरे विश्व को, ग्लोबलाइज्ड का मतलब होता है जो पूरे विश्व से रिलेटेड होता है, उसको परेशान करने में सक्षम होती हैं। मतलब कुछ ऐसी, जैसे कोविड हुआ था तो पूरे वर्ल्ड वाइड हो गया था, अदरवाइज कुछ कुछ जगहों पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती है। अगर नेचुरल डिजास्टर से बोले तो कहीं पर अर्थक्वेक आया है, तो कहीं पर कोई दूसरी प्रॉब्लम आई है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं होती है जो वर्ल्ड वाइड होती है। 586 इट इज कॉल्ड परयूज, व्हाट इज इट, इट इज कॉल्ड परयूज। ये क्या है, ये एक वर्ब है, इसका अर्थ क्या होता है, सोचने से, कंसीडर करने से, समझने से, लिखने से, ओके, ख्याल करने से, कंसीडर करने से, थिंक ओवर, डीम, मेक, मेक मतलब बना रहे हैं, आप लिख रहे हैं। प्लीज परयूज दिस रिपोर्ट एट योर लेजर, लेजर का अर्थ होता है कोई भी खाली टाइम होता है उसको, सो प्लीज आप कीजिए इस जो रिपोर्ट दी गई है इसको फ्री टाइम में आप क्या करें, आप इसको कंसीडर करें या आप इसको पढ़ें। ओके, यू शुड परयूज द टर्म्स एंड कंडीशन केयरफुली बिफोर यूजिंग एनी सर्विस, और तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए सारी टर्म्स और कंडीशन को, किसी भी तरह की सर्विस को यूज करने से पहले आपको उसके सारे टर्म्स और कंडीशंस को पहले से पढ़ लेना चाहिए। 587 इट इज कॉल्ड परवेट, परवेट क्या होता है, ये एक वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है व्याप्त होना, मतलब किसी चीज में एकदम डेवलप हो जाता है ना, तर करना। अनफोल्ड, अनफोल्ड को किस तरह से बोलते हैं हम, अनफोल्ड मतलब होता है किसी चीज को आप प्रकट कर रहे हैं। एक्सपेंड करना, सैचुरेट करना, सैचुरेट मतलब होता है भरा हुआ होना, हो गया। एंटर करना, अब एंटर मतलब क्या होगा, मतलब किसी की भी जगह में हम दाखिल हो रहे हैं, ठीक है, तो ये सब इसी से ही रिलेटेड, इसके ही सिंगल मीनिंग्स है। अ वेरी रियल सेंस ऑफ पीस, और जो शांति की एक क्या कहा जाए फीलिंग है या अनुभूति है, वो मेरी पूरी जीवन में क्या हो रही है, पूरी तरह से व्याप्त हो रही है। मतलब नो डाउट मैं सोचती हूँ लाइफ में किसको पीस नहीं पसंद होगा, जिसको पीस नहीं पसंद है तो वो आई डोंट नो किस तरह का होगा। अगर पीसफुल आपका माइंड है स्पेशली, क्योंकि वो पूरा फंक्शन में आपका दिमाग ही है जो आपकी पूरी बॉडी को आपको पूरी तरह से काम कराता है, अगर वो पीस में है, दैट आई मस्ट से यू विल मेक मिरेकल्स,
तो आप इतना ध्यान रखिए कि आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या पसंद है। तो कमेंट्स बिल्कुल हमेशा ओपन रहते हैं आप लोगों के सजेशंस के लिए। ओके, तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो आज का जो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ डिफिकल्ट वर्ड कैसे लगे। फीलिंग ऑफ सेंस कॉन्फिडेंस एंड पावर विच, और जो फीलिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, किसकी फीलिंग, जो आत्मविश्वास की और या शक्ति की, वो क्या है, पूरी तरह से मेरे अंदर कंप्लीटली है या मैं उससे भरा पूरा हूं। 588 इट इज कॉल्ड पेटुलेंट। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड पेटुलेंट। ये क्या है? एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है चिड़चिड़ा होना, तुनक मिजाज होना, बहुत जल्दी एकदम चिढ़ जाते हैं जो लोग, एकदम इरिटेट हो जाते हैं, जिनको क्या कहा जाए, जिनको पता ही नहीं क्या कहा जा सकता है। इंसोलेंट, इंसोलेंट का अर्थ क्या होता है? ढीठ होने से, ठीक है। इम्प्रूडेंट का मतलब भी ढीठ होने से। इरिटेबल का मतलब बहुत जल्दी जिसको बहुत गुस्सा आ जाए। बोल्ड, इसके ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। His critics says he is just being silly and petulant, और उसके जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने कहा कि वो किस तरह का है, मूर्ख भी है और बहुत ही तुनक मिजाज का इंसान है। क्रिटिक्स वही होते हैं जो आपको, देखिए क्रिटिसिज्म अच्छी बात है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए क्रिटिसिज्म कभी भी नेगेटिव नहीं होता, पर नेगेटिव क्रिटिसिज्म होना नहीं चाहिए। क्रिटिसिज्म होना चाहिए अगर आप कोई इंसान काम कर रहा है तो उसमें आपके ओपिनियन हो जिसमें उस काम को और अच्छे से निखर करके आने की जरूरत पड़े। बट वहां पे क्रिटिसिज्म ट्रोलिंग में बदल जाता है जहां पे कोई जन किसी के मॉरल को या उसके माइंडसेट को या इमोशंस को उसको बुली किया जा रहा है या उसको बहुत ही नेगेटिव वे में उसको क्या कहा जाए, उसको बहुत पुट डाउन फील कराया जा रहा है, वो क्रिटिसिज्म खराब है। जैसे जॉन कीट्स ने अगर एक वर्क लिखा था तो उस वर्क की बहुत ज्यादा आलोचना की गई थी, तो वो आलोचना किस बेसिस पे की गई थी? वो आलोचना की गई थी नेगेटिव क्रिटिसिज्म के बेसिस पे। अभी रिसेंटली मैंने एक उसमें देखा था, न्यूज में देख रही थी मैं कि अभी एक मूवी जो रिलीज हुई है उसमें शायद किसी एक्ट्रेस है, मुझे उन एक्ट्रेस का एकदम सच बताऊं तो नाम भी नहीं पता क्योंकि मैं मूवीज बहुत ही कम देखती हूँ, बट वो अभी न्यू रिसेंटली ही आई है वो लड़की, तो उसकी शायद एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, तो उस लड़की को इतना ट्रोल किया जा रहा है कि इट इज एक्सट्रीमली बैड। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई इंसान, नया इंसान काम करने के लिए आया है और आप उसको ट्रोल कर रहे हैं, आप उसको नेगेटिविटी दे रहे हैं, तो क्रिटिसिज्म इज गुड फर्स्ट ऑफ ऑल, बट यू शुड हैव सेंस टू मेक चेंजेस इन अ पॉजिटिव वे, दैट इज कॉल्ड क्रिटिसिज्म। एक अच्छे वे में आप उसको क्रिटिसाइज करें कि इसमें ये चीजों की कमी है, इस चीज को इस तरह से बदला जा सकता है। पर वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है जहां पे कोई इंसान किसी को जलील करता है या नेगेटिविटी बहुत फैलाता है, ठीक है। Her tone of voice became abrupt. Abrupt का मतलब होता है अचानक से, and petulant, और जो उसकी आवाज जो थी, उसकी वॉइस टोन थी, वो अचानक से कैसी हो गई, एकदम चेंज हो गई। और क्या थी, एकदम मतलब उसे पता लग गया वो एकदम चिढ़ गई है, तुनक मिजाज से वो उसका बिहेव हो गया, वो उसकी सिर्फ टोन से पता लगा। कहते हैं ना आप बोलने में अच्छे, कल एक सर थे वो बोल रहे थे कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम बहुत ब्लंट हैं, और वो सच, मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। तो सर बोलते हैं कि लोग बोलते हैं मैं तो बहुत ब्लंट हूं, मैं तो मुंह फट हूं, मैं तो जो चाहूं वो कह देता हूं, मेरे तो दिल में कुछ नहीं है। ब्लंट होना, जो चाहूं मुंह पे कह देना इज अ डिफरेंट द थिंग। हाउ आर यू जस्ट टेलिंग योर इमोशंस और योर थिंग्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ आर यू डिलीवरिंग योर वर्ड्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने शब्दों का चयन बहुत अच्छे से कीजिए किसी से भी हम बात करते हैं, क्योंकि आप उस एनर्जी को फ्लो में, हम उस एनर्जी को दूसरे के प्रति या दूसरे की तरफ भेज रहे हैं, जो हमारे इंटरनली, अगर हम किसी से हर्ट है या हम किसी की बात से सहमत नहीं है, देन वी शुड हैव दैट सेंस कि, और अगर कुछ चीज गलत हो जाती है तो देन जस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, भागो मत कि नहीं मैंने नहीं किया, मेरे से हुआ, एंड आई विल जस्ट मेक इट क्लियर कि आई विल नॉट रिपीट इट अगेन, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। और डोंट से टू दैट पर्सन, बट जस्ट कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ, मेंटली आप अपने आप को रिमाइंड कीजिए कि मुझे नहीं करना है, देन यू विल मेक चेंज। Okay, 589, this is the word of philanthropy. What is it? It is ये word मैंने जब मैंने वो कराया था, रूट वर्ड्स कराए हैं, उसमें ये वर्ड को एक्सप्लेन किया है। ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ क्या होता है, किसी मतलब लोगों के लिए, हमारे अंदर जो परोपकार की भावना होती है या मानव प्रेम होता है जो जर्नली दूसरों के लिए होता है, ठीक है। जैसे मदर टेरेसा थी, वो यहाँ ही थी हमारे देश में, उन्होंने किसी भी लोभ लालच या दुनिया को दिखाने, तब तो उतना सोशल मीडिया भी नहीं था, तो उनके अंदर मोहब्बत थी लोगों के लिए, या लोगों के लिए नहीं, मतलब कोई भी तकलीफ वाली, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, सभी के लिए वो अच्छी थी। बेनोवलेंस, चैरिटेबलनेस, ये सब इसके ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। वी गेट टुगेदर टू डिस्कस टैक्स, प्रॉपर्टीज एंड फिलैंथ्रोपी, और हम लोग एकजुट होकर के एक जगह इकट्ठा होंगे, किसके बारे में बात करेंगे? टैक्स के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में, और मानवता मतलब चैरिटी वर्क के लिए भी हम बात करेंगे, इसलिए हम इकट्ठा होंगे। इज दैट क्लियर? टू यस, सेकेंड एग्जाम्पल, यू कैन अबेंडन मोर मनी फॉर फिलैंथ्रोपी, और आप परोपकार के लिए बहुत ज्यादा जो धन है उसका भी आप क्या कर सकते हैं, आप उसका त्याग कर सकते हैं, जो कि आजकल के टाइम पे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
फिलिस्टीन, ये क्या है, एक नाउन है जिसका अर्थ होता है अशिक्षित या सामान्य से। देयर स्टोरी इन द बाइबल, तो वहां से ही मैंने 2 एग्जांपल्स थे, मैंने वो यहाँ पे लिखे जिससे मैं आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। फिलिस्टीन का मतलब क्या होता है, अनएजुकेटेड, या हम कह सकते हैं इलिटरेट, जो पढ़ा लिखा हुआ नहीं होता है, या इसको हम जनरली बता सकते हैं, जनरल वे में, या यूजुअल, कॉमन, यही इसके सब सिमिलर मीनिंग है। किसके सिमिलर मीनिंग है फिलिस्टीन के? डेविड इज अ कैरेक्टर इन द बाइबल जिसने कंप्लीटली, अगर कहा जाए, एक बहुत अच्छा चैप्टर है बाइबल में, दैट्स कॉल्ड साम। वो साम डेविड ने ही लिखा है, जो कि गॉड की वर्शिप के लिए लिखा है, अपने सारी जो भी, मतलब बहुत ही अच्छा चैप्टर है बाइबल में। तो उसी के बारे में यहाँ बात करते हैं, तो ये दोनों उसी से रिलेटेड है। डेविड लिव इन फिलिस्टीन टेरिटरी अ ईयर एंड 4 months, और जो डेविड था वो जो एक अशिक्षित टेरिटरी थी जहाँ पे लोग पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, उस जगह, उस क्षेत्र में कम से कम कितने टाइम तक रहा था, जिसको हम बोलते हैं फिलिस्तीनी जो क्षेत्र होता है, उसमें वो 1 वर्ष और 4 महीने रहा। देयर वाज अ फिलिस्टीन नेम गोलियत, और एक अशिक्षित व्यक्ति था, उसका नाम क्या था, गोलियत था। तो देयर इज अ स्टोरी इन द बाइबल व्हिच इज रिलेटेड टू डेविड एंड गोलियत। गोलियत और डेविड की स्टोरी है, जिसमें गोलियत एक बहुत बड़ा जाइंट था, मतलब जाइंट इन द सेंस बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यक्ति था, और जो डेविड था वो बहुत ही छोटा सा था, जो कि शेपर्ड्स को घुमाता था, एंड वो बहुत ही स्पिरिचुअल था, गॉड से रिलेटेड था। तो उसकी स्टोरी को बहुत ही अच्छे से बाइबल में एक्सप्लेन किया गया। स्पाइस, व्हाट इज इट? इट इज स्पाइस। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पवित्र होने से, धार्मिक होने से, या बहुत प्योर जो होते हैं ना, जिनकी इंटेंशंस बहुत प्योर होते हैं, उनको बोलेंगे। जैसे होली, प्योर, रिलीजियस, जो बहुत फेथफुल होते हैं, गॉड फियरिंग होते हैं। वर्चुअस, जिनके अंदर गुण ज्यादा होते हैं स्पिरिचुअल टर्म पे। ही वॉज अ क्वाइट पाइस मैन, और वो कैसा था? एक बहुत ही शांत और धार्मिक व्यक्ति था। शी इज अ पाइस फॉलोअर ऑफ द फेथ, और वो किसकी अनुयायी है? वो विश्वास करने की, मतलब बिलीवर होगी गॉड की, पवित्र अनुयायी है। नेवर मिसिंग हर प्रेयर्स, और वो कभी भी क्या नहीं मिस करती? अपनी प्रेयर्स को नहीं मिस करती है। मतलब जब भी वो परेशान होती है तो वो किसी के पास नहीं, वो डायरेक्टली जस्ट शी ट्राइज टू कम्युनिकेट टू गॉड, गॉड के साथ उसका अच्छा रिलेशनशिप होगा। So another word is, it is called pivotal. What is it? It is called pivotal. ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है कोई भी चीज बहुत ही क्या कहते हैं ना, केंद्र में होती है, बहुत ही केंद्रीय, या बहुत ही महत्वपूर्ण, या हम कहेंगे कोई आधारभूत, मध्य, सेंट्रल होती है, उसको हम बोलेंगे सेंट्रल, फोकल, बेसिक, फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होगा बुनियादी। ओके, द टॉक्स आर पिवटल टू द सक्सेस ऑफ द कंट्री। और जो टॉक्स थी, मतलब जो बात थी या कोई भी वार्ता थी देश के प्रति, देश में, तो वो किस तरह की है? वो देश की सक्सेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही किस तरह का रोल प्ले करी, बहुत ही जरूरी है। ओके, ही हैज एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ, और उसने खुद को क्या किया? एस्टैब्लिश किया एज ए पिवटल फिगर इन यूएस पॉलिटिक्स। खुद को कैसे एस्टैब्लिश किया? यूएस में एक अच्छे पॉलिटिक्स फिगर की तरह उसने खुद को, या ऐसे अच्छे राजनीतिज्ञ की तरह खुद को एक विशेष व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। प्लेकेट, व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड प्लेकेट। ये क्या है? ये एक वर्ब है। किसमें? पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ब है, जिसका अर्थ होता है किसी को हम जब कंसोल करते हैं, तसल्ली देते हैं, या शांत करते हैं, या दिलासा देते हैं। ओके, कंसोल, कंफर्ट, सूथ, काम, दीज आर द सिमिलर मीनिंग्स। ही नेवर अटेम्प्ट्स टू प्लेकेट हिज एनिमी, और उसने कभी भी अपने शत्रु को क्या करने के, एनिमी का मतलब शत्रु, जो उसका दुश्मन है या ओपोनेंट है, उसको कभी भी शांत या संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करता है। वो कभी भी अपने अपोनेंट को या शत्रु को शांत करने का प्रयास नहीं करता है। हिज इंटेंट का अर्थ क्या होता है? इरादों से। इज क्लियरली नॉट टू प्लेकेट हिज क्रिटिक्स, और क्रिटिक्स के बारे में मेरे जो प्रीवियस वीडियो उसमें मैंने बताया हुआ था, क्रिटिक्स क्या होते हैं? जो क्रिटिसाइज करते हैं। तो उसका जो इरादा था वो किसी भी तरह से जो उसके आलोचक थे या क्रिटिक्स थे उनको शांत कराने का नहीं था। उसका बहुत ही क्लियर इरादा था, जिसको जो कहना है कहने दो। 594, इट इज कॉल्ड प्लेंटिव। प्लेंटिव क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका अर्थ होता है दुख से, दर्दनाक से, विलाप से, उदासी से। ओके, जब शोक कोई बहुत ही ज्यादा दुखी होता है उससे। पेनफुल, लैमेंटिंग, लैमेंटिंग मतलब होता है बहुत ही दुख किसी चीज का है आपको। हार्ट ब्रेकिंग, मोर्नफुल। हर वॉइस वॉज अ लिटिल प्लेंटिव, और जो उसकी आवाज थी उसमें क्या थी? थोड़ी उदासी थी। It describes the sorrow and plaintive emotion of the ancient lady, और ये क्या व्यक्त करता है? डिस्क्राइब क्या करता है? ये डिस्क्राइब करता है कोई भी बहुत ही एंशियंट लेडी, कोई बहुत ही बुजुर्ग या बहुत ही पुरानी, नॉट बुजुर्ग, बहुत एंशियंट लेडी मतलब बहुत पुरानी महिला के जो दुख थे या उदासी थे उसकी भावनाओं को क्या करता है? व्यक्त करता है।
595, it is प्लेटिट्यूड. व्हाट इज इट? इट इज अ प्लेटिट्यूड. ये क्या है? ये प्लेटिट्यूड क्या है? ये नाउन है जिसका अर्थ होता है बहुत ही साधारण बात या बहुत ही कहते हैं ना तुच्छता, बहुत ही मामूली सी बात को हम क्या बोलेंगे? प्लेटिट्यूड बोलेंगे. सिमिलर मीनिंग्स क्या होते हैं? इनसिग्निफिकेंस, जो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं होता है, नथिंगनेस, नलिटी और नॉन एंटिटी, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स है जिनका अर्थ होता है बहुत ही मामूली बात से, बहुत तुच्छता. जो मैंने वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं वही सिमिलर इसके मीनिंग्स हैं. चलिए हम प्लेटिट्यूड को यहाँ पे एग्जांपल्स में सीखते हैं. आई एम द चैंपियन ऑफ द प्लेटिट्यूड. और मैं किस तरह का किसका माहिर हूँ या मैं किसका समर्थक हूँ? जो बहुत ही साधारण सी बात करते हैं मैं उस चीज का समर्थक हूँ. ही डिलीवर्ड अ लॉन्ग प्रोज फुल ऑफ प्लेटिट्यूड. और उन्होंने बहुत ही बेतुकी बातों से भरा हुआ क्या किया? बहुत ही लंबा प्रोज प्रस्तुत किया. प्रोज का मतलब होता है गद्य. हिंदी में बोलेंगे गद्य और पद होते हैं ना, जैसे इंग्लिश में पोइट्री और पैसेजेस होते हैं, तो इसी बेसिस पे. ओके, 596, इट इज कॉल्ड प्लेबियन. व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड प्लेबियन. ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है अशिष्ट से, अकुलीन से, बहुत ही असभ्य होते हैं उनको बोलेंगे. जो बिल्कुल ज्यादा फेमस नहीं होते उस चीज को बोलेंगे. टेम्पोरल, रूड, अनसिविलाइज्ड और इम्पोलाइट, जो बिल्कुल भी पोलाइट नहीं होते हैं, जिनकी बात करने में मैनर्स की कमी होती है, उनको बोलेंगे प्लेबियन. ही रिटेन्ड का अर्थ क्या होता है? उसने बरकरार रखा. He retained a plebeian taste in food and drink. और उन्होंने खाने पीने में जो साधारण स्वाद था उसको क्या कर रखा? उसको बरकरार रखा. यहाँ पे सिर्फ अशिष्ट और कुलीन नहीं है, बहुत ही साधारण से भी है. ठीक है. दिस बुक हैज प्लेबियन टेस्ट. और इसमें ये जो बुक है इसमें अशिष्ट मतलब ज्यादा मॉरलिटी नहीं है. इस तरह से आप कर सकते हैं. 597, इट इज कॉल्ड प्लेथोरा. व्हाट इज इट? इट इज अ नाउन. इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? बहुतायत से, अधिकता से. जिसके सिमिलर मीनिंग्स कौन से होंगे? ओवर अबंडेंस मतलब बहुत ज्यादा. मल्टीप्लिसिटी, ऑपुलेंस, एक्सुबरेंस, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं. द सिटी फेसेस अ प्लेथोरा ऑफ प्रॉब्लम्स. और शहर बहुत समस्याओं से, बहुत सारी प्रॉब्लम से क्या कर रहा है? जूझ रहा है. देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ बुक्स अबाउट द रॉयल लाइफ, रॉयल फैमिली. और जो शाही परिवार से रिलेटेड, जो शाही परिवार है उसके बारे में बहुत सारी क्या है? किताबें हैं. 598, इट इज कॉल्ड पोनियंट. व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड पोनियंट. यहाँ पे जी साइलेंट हो जाएगा. ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है तीखा, मतलब बहुत ही कटु, कड़वा हो जाता है कभी कभी, जो सुनने में अच्छा नहीं लगता है. टचिंग, एक्यूरेट, पंजेंट, पेनफुली अफेक्टिंग द फीलिंग्स. तो उसको हम क्या बोलेंगे? पंजेंट बोलते हैं. जो कि हमारी इमोशंस को बहुत ही ज्यादा बुरा लगे, बहुत ही कड़वा हो. और इसको हम तीखा भी बोल सकते हैं. ठीक है. अलग अलग तरह से हम यूज करते हैं क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज होता है जिनको अलग अलग सिचुएशन में एक वर्ड का कॉन्टेक्स्ट बेसिस पे हम मीनिंग निकालते हैं. ठीक है. आई फाउंड हिज स्पीच डीपली पोनियंट. और मुझे उनका जो स्पीच था वो बहुत ही कड़वा लगा. मुझे अच्छा नहीं लगा, कड़वा लगा मतलब कटु लगा, बहुत ही अच्छा नहीं बोला होगा. द फोटोग्राफ वीकेंड्स. और ये जो फोटोग्राफ है ये क्या याद दिलाती है हमें? खुशी के समय की कुछ कड़वी यादें भी याद हमें इसको देख करके पुरानी यादें, कुछ अच्छी भी होंगी कुछ बुरी भी होंगी, यादें तो ऐसी ही होती हैं. 599, इट इज कॉल्ड प्लोराइज. व्हाट इज इट? इट इज प्लोराइज. ये क्या है? ये एक वर्ब है. बेशक यहाँ पे इतने लंबे आपको लग रहा है बहुत लॉन्ग सेंटेंस है, नहीं, बहुत ही सिंपल है. इसका जो असल मीनिंग होता है, जैसे टू ग्रुप्स होते हैं ना, कहीं पर भी अपोनेंट ग्रुप्स होते हैं, उनके जो ओपिनियंस हैं उनको डिफरेंटली बांट देने से होगा. फूट डालना होता है दो हिस्सों में, दो अपोजिट ओपिनियंस को बांट देने से होगा. या ध्रुवीकरण. ध्रुवीकरण मतलब जैसे अर्थ होती है उसमें टू पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस तरह से ही इन द सेम वे इसका अर्थ उसी बेसिस पे होगा. लेट्स सी. टू ब्रेक अप into opposing factions or groupings. टू ग्रुपिंग्स को क्या कर देना? जो अपोजिट है उनको आपस में अलग अलग बांट देने से हो जाए. टू सेपरेट और मेक people separate into two groups with completely opposite opinions. और सेपरेट कर देना टू डिफरेंट ग्रुप्स को उनके डिफरेंट ओपिनियंस की वजह से. ओके. द ग्रांड बिल्डिंग पोलराइजेस अ डीप लोकल प्राइड. और जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग ने क्या किया, जो एक जगह थी, जो वहाँ का जो लोकल एरिया था, वहाँ पे बहुत ही पॉपुलर प्लेस था, उसको उस बिल्डिंग की वजह से क्या कर दिया गया? वो बढ़ गई. ठीक है. पब्लिक ओपिनियन हैज पोलराइज्ड ऑन दिस इशू. और जो पब्लिक का जो ओपिनियन, मतलब हम जैसे लोग जो पब्लिक है उनकी जो राय है, उसने क्या किया? इस मुद्दे पर जो पब्लिक की जो राय है उन्होंने क्या कर दी? फूट डाल दी. ओके. सो
टुडेज लास्ट वर्ड इज पोलेमिक। आज 600 वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलरली नहीं आ रहा है तो एक दिन छोड़ एक दिन मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँ, जिससे हमारे ये जो वर्ड्स है डिफिकल्ट वर्ड्स, और आप पर लोग अगर नए हैं इस चैनल पे तो आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग से यहाँ पे अभी सिर्फ वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी को ही एक्सप्लेन किया है, जो कि अगर आप लोग कोई भी कॉम्पिटिशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स लर्न टुडेज लास्ट वर्ड, इट इज पोलेमिक। ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है जो भी तरह का आर्गुमेंट हो रहा है या बहस हो रही है। ओके, अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट आर्ग्यूज वेरी स्ट्रांगली। ऐसी स्पीच या ऐसी राइटिंग जिसमें आर्गुमेंट दिख रहा है आपको फॉर और अगेंस्ट समबडी और समथिंग, या किसी के समर्थन में या किसी के विपरीत जाकर के। ओके, ये कोई भी चीज के बारे में बात हो सकती है, किसी भी व्यक्ति के बारे में बात हो सकती है। द बुक इज बोथ अ हिस्ट्री एंड पैशनेट पोलेमिक। मतलब इस बुक में इतिहास भी है और बहुत ही सहिष्णुता के लिए किस तरह की भावना है, मतलब इसमें थोड़ा आर्गुमेंट है इस बुक के अंदर। ही रोट अ स्प्लेंडेड पोलेमिक इन माई फेवर। और उसने क्या लिखी? बहुत ही शानदार बहस मेरे फेवर में लिखी। तो आज हमने 10 वर्ड्स कंप्लीट किए। आप लोगों को वीडियो के थ्रू अगर मदद मिली हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए एंड अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एजुकेशनल चैनल आप लोगों की मदद करने के लिए, आज के लिए नहीं, हमेशा यहाँ के इस चैनल के थ्रू आप लोगों को मदद मिलेगी। इसलिए अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो यहाँ पे डालूंगी आप लोगों के पास पहुँचे और आप लोगों को इस चैनल के थ्रू भी मदद मिल सके। एंड थैंक यू सो मच।